कम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। ये परिभाषाएं आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। 1, 2, 3 कितने भी नंबर की, 4 नंबर तक भी पूछ लेते हैं, तो इनको याद करना जरूरी है, स्टूडेंट्स को समझना जरूरी है। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है बच्चा, शुरू करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा कौन सी है पूछ ले आपको। देखो, इजी है वैसे याद करने में, लेकिन एग्जाम में लिखते समय ये याद नहीं होती हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, पहले ये देखेंगे। फिर ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और द्वारक। ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे। सब लोग ध्यान से क्लास को देखेंगे भाई, ठीक है, और नोट्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण की। किसकी बात करें? गोलीय दर्पण। एग्जाम में आ गया, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, क्या आ गया? गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण, ठीक है, क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा, सिंपल सी बात। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चा? गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। गोलीय हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, गोलीय दर्पण जो हैं वह 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से भाई? गोलीय दर्पण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 समतल दर्पण पूछ ले, वो क्या कहेंगे? एक तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो किसे कहेंगे? 2 प्रकार के हैं गोलीय दर्पण, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो क्या लिखेंगे यहां पर इसकी परिभाषा अवतल दर्पण की? ऐसा गोलीय दर्पण, यहां ये शब्द जरूर लिखेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? गोलीय दर्पण है। तो ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये डेफिनेशन है ना बच्चा, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, धंसा हुआ, ठीक है, हुआ हो, उसको अपन क्या कहेंगे? उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। लिख देंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। फिर दूसरी बात, उत्तल दर्पण के बारे में लिखें तो उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण, बाकी की बातें को सेम टू सेम लिख लेंगे। कैसा? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहां तक ये लाइन ऐसे के ऐसे लिख लीजिए। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहां पर क्या चेंज लिखेंगे? सिर्फ यहां लिखेंगे उभरा हुआ हो। कैसा? उभरा हुआ। यहां उत्तल का उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है और अवतल का धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। तो उभरा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। डेफिनेशन लिख दी। अब अपने पास बचा कौन सा बचा? समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण। तो दूसरा दर्पण हो गया समतल दर्पण। ठीक है, 2 प्रकार के दर्पण है, एक तो गोलीय दर्पण है, दूसरा समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसको अपन क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। देखो, सिंपल सिंपल सी परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बच्चा? समतल हो। क्या हो? समतल हो। वहां देखो सेम की सेम परिभाषा है, उसमें गोल लिख रखा है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। फटाफट 4 परिभाषाएं आपने याद कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, लाइक जरूर करते जाएं और शेयर जरूर करते जाएं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। अब इसको अपन डायग्राम से समझ लेते हैं भैया। वापस ये समझा देता हूं कि अपने 2 बातें की कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो
तो ऐसा गोलीय हो। ठीक है, तो इसको अगर इधर हम क्या कर दें, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, इधर पॉलिश कर दी। ठीक है, दो भाग हो गए बच्चा इसके। ये कौन सा भाग है, धसा हुआ भाग। ये भाग कौन सा है, धसा हुआ भाग। ठीक है, ऐसा गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। क्यों, क्योंकि इसमें धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, परावर्तित करता है, धसा हुआ भाग। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या करे, प्रकाश का परावर्तन करे, प्रकाश का परावर्तन करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ये देखो ये उभरा हुआ है, तो इसके इधर अपन क्या कर देंगे, इधर पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो ये उभरा हुआ, ये भाग कौन सा हो गया बच्चा, उभरा हुआ भाग हो गया। ठीक है, उभरा हुआ भाग। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है बच्चा, यह दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है बच्चा, फैला देता है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ हो, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। जिसका धसा हुआ है वह अवतल दर्पण हो गया, जिसका धसा हुआ है वह अवतल दर्पण हो गया, और जिसका उभरा हुआ है वह उत्तल दर्पण हो गया। जो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वह उत्तल दर्पण हो गया। बात समझ में आ गई। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों क्या है बच्चा, गोलीय दर्पण है, क्योंकि इनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। ये दोनों किस प्रकार के दर्पण हैं, गोलीय दर्पण है। ये देखो, ये भी गोलीय है, ये भी गोलीय है। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, ये समतल है, एकदम सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाएंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान में देख लीजिए। देखो, चाहे दर्पण कैसा भी हो, चाहे गोलीय दर्पण हो, ये गोलीय दर्पण है, ये दोनों है ना, ये तो उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और यह है उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, इसमें एक लाइन ध्यान में रखनी है, इसको किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का क्या माना जा सकता है, कटा हुआ भाग माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसको अपन ने इस गोले का कटा हुआ भाग मान लिया, यह है। ठीक है, ये गोला है कोई। ठीक है, इसी प्रकार इस गोलीय दर्पण को भी किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इसको इस गोले का कटा हुआ भाग मान लिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अपन क्या लिख सकते हैं, एक लाइन, किसी गोलीय दर्पण को क्या लिखेंगे, ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे ताकि आगे की परिभाषाएं जो है ना आप याद कर सकें। क्या ध्यान में रखेंगे, किसी गोलीय दर्पण को, किसी गोलीय दर्पण को क्या मान सकते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण को, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किसी गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का, गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। खोखले गोले का कटा हुआ, ये लाइन याद कर लेना, किसी गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। ठीक है, माना जा सकता है। अब माना जा सकता है, ये लाइन आप याद रख लें भाई, इससे कई परिभाषाएं याद हो जाएंगी। किसी खोखले गोले को किसी गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। किसी को हटा दो चाहे यहां से, आप क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे, ये याद कर लेंगे। अब क्या इसके बाद आपको क्या लिखाने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद कई परिभाषाएं क्लियर होंगी। क्या, नंबर एक वक्रता केंद्र,
वक्रता केंद्र की आपको परिभाषा लिखनी है तो ऊपर वाली लाइन लिख देना भाई पहले तो। कौन सी? गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, ये लिख दिया। और इस खोखले गोले का केंद्र, पहले तो ये लाइन लिख देंगे सभी में, गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? यहां दूसरी लाइन में लिखेंगे इस गोले का केंद्र, इस गोले का, कौन से गोले का? इस खोखले गोले का केंद्र, इस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। देखो सिंपल सी परिभाषा हो गई। ये शब्द आपको लिखना है पहले कि गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस खोखले गोले का केंद्र, ये मान लो ये खोखला गोला है, और इस खोखले गोले का ये जो केंद्र है इसको अपन क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान में आ गई बात, वक्रता केंद्र की परिभाषा। दूसरा आप लोगों से पूछ ले, दूसरा क्या पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? दूसरा पूछेंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की भी सिंपल सी परिभाषा आ जाएगी कि इस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और इस खोखले गोले की त्रिज्या, इस खोखले गोले की त्रिज्या, इस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? और तीसरी परिभाषा आप दे सकते हैं, मतलब इस खोखले गोले की ये जो त्रिज्या है वह क्या कहलाएगी? यह जो त्रिज्या है यह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, आर। समझ गए? इस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। फिर लिखेंगे वक्रता केंद्र में कौन सी? ये लाइन कि इस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर वक्रता त्रिज्या में भी क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। फिर उसके बाद में ये लिखेंगे इस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट फिर आप लिखेंगे किसका भाई? द्वारक। ठीक है, तीसरी परिभाषा लिखेंगे द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक, द्वारक की परिभाषा पूछ ले, मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और द्वारक, तीनों की डेफिनेशन में पहली लाइन सेम आएगी। कौन सी लाइन सेम आएगी? पहली लाइन कि गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इस गोले का व्यास द्वारक कहलाता है। ठीक है, लाइन पहली लाइन सेम आएगी, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। किसको? गोलीय दर्पण को। ठीक है, तो सेम बात यहां पर आ जाएगी, पहली लाइन तो सेम आ जाएगी। फिर आप क्या लिख देंगे? इस गोले का व्यास, इस गोले का व्यास क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस गोले का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो तीन डेफिनेशन तो आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथी डेफिनेशन में। क्या पूछे आपसे? कि आप लोगों से पूछे ध्रुव किसे कहते हैं? क्या पूछे भाई? ध्रुव की परिभाषा लिखिए। नंबर चौथी परिभाषा आप लिखेंगे ध्रुव। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लगेगी? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ ये ध्यान में रखेंगे का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। लिख देंगे बात को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव कैसे लिखेंगे? ये क्या है? दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? दर्पण है बच्चा, दर्पण है। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये दर्पण हो गया
अवतल दर्पण और यह दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, यह इसका परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु, यह इसका मध्य बिंदु है, यह इसका मध्य बिंदु है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, P या ध्रुव कहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ये इसका ध्रुव कहलाएगा, ये इसका ध्रुव कहलाएगा। तो किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब आप देखेंगे कि ध्रुव वक्रता केंद्र, देखो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया है। ठीक है, यह क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया है। तो ध्रुव वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, यह क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो ध्रुव वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है ना बच्चा, इसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष की परिभाषा कि ध्रुव दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं बच्चा, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव दर्पण के क्या लिखेंगे, ध्रुव वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो है, इसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष हो गया, फिर अपन क्या बात करेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझ गए, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र, ये तो हो गया वक्रता केंद्र C, यह है ध्रुव हो गया P। तो ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आप लोगों से पूछ ले, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ये मान लो यहां से होकर गुजर रही है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर, यह मान लो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का यह बिंदु F हो गया, जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। तो ये फोकस बिंदु की परिभाषा हो गई बच्चा, किसकी परिभाषा हो गई, फोकस बिंदु की परिभाषा हो गई। ठीक है, लिखेंगे ध्यान से कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यह बिंदु है ना, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इसको मैंने F लिख दिया है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। फिर आ जाता है फोकस दूरी, तो आप क्या बताएंगे, यह दूरी दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या डेफिनेशन आपने देखी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, ध्रुव कहलाता है। अब आप क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखने चाहिए, तो क्या लिखेंगे भाई, मुख्य अक्ष। बताओ, देखें मैं लिख देता हूं, आप लिख लो इसको, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, परिभाषा लिख लो, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव में से होकर, लिखो देखो क्या लिखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली है, किन किन से गुजरती है, वक्रता केंद्र से और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझा दिया मैंने, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग लिख देंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है जो वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होकर के गुजरती है। इसकी भी ये काल्पनिक रेखा जो ध्रुव व
ये वक्रता केंद्र है से गुजरती है, इसको अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। काल्पनिक रेखा है, ये ध्यान में रखना, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले कि सर ठीक है, और फोकस बिंदु किसे कहेंगे? अगला क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु की भी समझा तो दी है मैंने आपको बात, फोकस बिंदु की परिभाषा भी आप लिख लें। क्या लिखेंगे? वही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। क्या लिखेंगे? देखो यहां फोकस बिंदु की है तो मुख्य अक्ष से स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन को। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये ध्यान में रखेंगे, ये शब्द लिखेंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन बच गई है जिसको अपन क्या कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? मतलब फोकस दूरी, फोकस बिंदु अलग है, फोकस दूरी अलग है। फोकस दूरी क्या लिखेंगे? कि फोकस बिंदु व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस बिंदु व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस बिंदु व ध्रुव लिख देता हूं सीधा ही, ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी कुछ खास डेफिनेशंस, कुछ खास परिभाषाएं जो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अगर आप इसको देखेंगे, क्लास को ये लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, बढ़िया प्रश्न बनता है। ठीक है बच्चा, तो क्लास को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।